नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस के आयुर्वेद वाला सीरीज में। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है विभिन्न आचार्यों के मतानुसार गर्भ में सर्वप्रथम अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति। ऐसा प्रकृत क्यों आया है, इसके विषय में हम लोग बात करते हैं कि जो आचार्य चरक हैं, अर्थात चरक संहिता में और सुश्रुत संहिता में जब भी गर्भ की बात होती है तो इस पर कुछ संभाषाएं परिषद होती है। तो संभाषा परिषद होने की वजह से उस संहिता के अंतर्गत, जैसे चरक संहिता की बात करें तो उसमें भी अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत दिया है कि सर्वप्रथम अलग अलग लोगों ने अलग अलग का मानना है कि सर्वप्रथम उनके हिसाब से अलग अलग अंग उत्पन्न होते हैं। तो आइए देखते हैं कि किन आचार्यों ने सर्वप्रथम किस अंग की उत्पत्ति मानी है और उसके बारे में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करते हैं कि चरक संहिता में देखेंगे, यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है आचार्य और सर्वप्रथम उत्पन्न अंग। आचार्य पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे सर्वप्रथम उत्पन्न अंग। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि आचार्य सबसे पहले कौन है, कुमार शिला भारद्वाज। जैसा कि नाम है कुमार शिला भारद्वाज, उनका मानना है कि सर्वप्रथम जो होता है गर्भ के में सर्वप्रथम सिर की उत्पत्ति होती है। ये उनका मानना था। एक तरह से संभाषा परिषद हुआ, जिसमें संभाषा परिषद में हर एक आचार्य, हर एक जो विशिष्ट जन होते हैं उनको एक मौका दिया जाता है कि अपने मत को, अपने बात को रखने के लिए। उसी तरह से यहाँ पर भी सबसे पहले कुमार शिला भारद्वाज को मौका दिया गया। तो उन्होंने कहा कि जो गर्भ माता के गर्भाशय में वृद्धि कर रहा है उसमें सर्वप्रथम सिर की उत्पत्ति होती है। चलिए मान लेते हैं। जो दूसरे नंबर पे देखेंगे कांकायन है, एक आचार्य कांकायन है, वाहलिक देश के होते हैं ये। तो वाहलिक देश के एक तरह से ऋषि है, कांकायन है। उनका मानना है कि सर्वप्रथम हृदय की उत्पत्ति होती है। तो ये आचार्य कांकायन का मानना है कि सर्वप्रथम गर्भ में क्या उत्पन्न होता है, सर्वप्रथम हृदय की उत्पत्ति होती है। फिर देखेंगे तीसरे नंबर पे भद्रकाप है, एक आचार्य है भद्रकाप। उनका मानना था कि सर्वप्रथम हृदय जो गर्भ डेवलप कर रहा है उसमें सर्वप्रथम नाभि की उत्पत्ति होती है, जिसके विषय में हम लोग बात करेंगे। इसको याद भी करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको याद भी करना है। तो तीसरे नंबर पर उन्होंने लिखा आचार्य भद्रकाप के हिसाब से क्या सर्वप्रथम उत्पन्न गर्भ में नाभि की उत्पत्ति हो रही है। चौथे नंबर पे देखेंगे भद्र शौनक। तो इससे पहले हम लोगों ने भद्रकाप देखा, उसके बाद चौथे नंबर पे भद्र शौनक। तो भद्र शौनक के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, सर्वप्रथम जो है गर्भ में पक्वाशय और गुद की उत्पत्ति होती है। पक्वाशय और गुद की उत्पत्ति की बात किया सर्वप्रथम। उसके बाद देखेंगे कि आचार्य बडिश ने क्या माना है। बडिश के अकॉर्डिंग जो है सर्वप्रथम गर्भ में हाथ और पैर की उत्पत्ति हो रही है। तो बडिश का मानना है कि सर्वप्रथम जो है गर्भ में हाथ और पैर की उत्पत्ति हो रही है। हाथ पैर की उत्पत्ति के बाद ही अन्य अंग की उत्पत्ति होगी। उसी तरह से देखेंगे 6 नंबर पे वैदेह जनक का मानना है कि सर्वप्रथम गर्भ में किस अंग की उत्पत्ति होगी। तो उन्होंने कहा इंद्रियां। तो इंद्रियों की उत्पत्ति उन्होंने सर्वप्रथम माना है। नेक्स्ट देखेंगे कि आचार्य 7 नंबर पे मरीच काश्यप, आचार्य मरीच काश्यप थे। उनके अकॉर्डिंग सर्वप्रथम गर्भ में क्या उत्पत्ति हो रही है, उन्होंने कहा कि ये अविचार्य विषय है। तो इनका कहना था, जब इनका नंबर आया तो इनका मत हुआ, इन्होंने बोला कि जो ये विषय अविचार्य है। अब क्यों अविचार है ये उनके पता था, इसका मतलब उन्होंने सिर्फ कह दिया कि ये विचार करने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा अविचार्य विषय मीन्स विचारशील नहीं है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे आचार्य धन्वंतरी जी है। धन्वंतरी जी का मानना है कि गर्भ में एक साथ सभी अंग प्रत्यंग उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि विभिन्न आचार्य जो है, आचार्य चरक संहिता के अंतर्गत विभिन्न आचार्यों के हिसाब से जो सर्वप्रथम उत्पन्न अंग प्रत्यंग के बारे में हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक संभाषा परिषद का पार्ट है। तो ऐसा अगर ऐसा होता तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सर्वप्रथम सिर की उत्पत्ति हो, सर्वप्रथम हृदय की उत्पत्ति हो, सर्वप्रथम नाभि की उत्पत्ति हो। कुमार शिला भारद्वाज के हिसाब से सिर हो, कांकायन के हिसाब से हृदय हो, भद्रकाप के हिसाब से नाभि हो, भद्र शौनक की वजह से पक्वाशय हो। जो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर एक का मत होता तो मान भी सकते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग मत है। इसका मतलब मत भिन्नता पाई जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इन सब बातों को काटते हुए जो अध्यक्ष थे उसके अध्यक्षता कर रहे थे अग्निवेश जी, उन्होंने एक तरह से धन्वंतरी जी के बात को समर्थन दिया कि धन्वंतरी जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इन सभी बातों को काटते हुए उन्होंने कहा
अग्निवेश जी ने कि धन्वंतरी जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। उनके हिसाब से, अग्निवेश जी के हिसाब से एक साथ सर्वांग अर्थात सभी अंग प्रत्यंग उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर वो बात आएगी नहीं कि सर्वप्रथम कौन सा उत्पन्न होगा, तो यहाँ पर बात हुई है कि सभी अंग प्रत्यंग जो है एक साथ उत्पन्न होंगे। क्यों उत्पन्न होंगे? क्योंकि शरीर के सभी भाव एक दूसरे से एक साथ जुड़े रहते हैं, तो इसलिए इनका मानना ठीक है। अध्यक्षता जो कर रहे थे अग्निवेश जी, उनका मानना है कि संपूर्ण शरीर के सर्वांग जो अंग प्रत्यंग होती हैं एक साथ उत्पन्न होते हैं। उसी तरह से सुश्रुत संहिता में भी, उसी तरह से जिस तरह से चरक संहिता में बात की गई है कि विभिन्न आचार्यों ने अपने मत के हिसाब से कहा कि सर्वप्रथम ये अंग उत्पन्न होते हैं, उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि सुश्रुत संहिता में भी विभिन्न आचार्यों ने बोला है कि सर्वप्रथम विभिन्न अंग प्रत्यंग उत्पन्न होते हैं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। जब इनको पढ़ लेंगे तो हम लोग इसको याद भी कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले नंबर के आचार्य हैं, जो सबसे पहले उनको किसी को बात रखने का मौका दिया गया, तो वो है आचार्य शौनक। तो आचार्य शौनक के अकॉर्डिंग सर्वप्रथम जो होता है गर्भ में क्षीर की उत्पत्ति होती है। दूसरे नंबर पे देखेंगे तो आचार्य कृतवीर्य है। तो कृतवीर्य के अकॉर्डिंग गर्भ में सर्वप्रथम हृदय की उत्पत्ति होती है। जैसा कि देख रहे हैं कृतवीर्य के अकॉर्डिंग सर्वप्रथम हृदय की उत्पत्ति हो रही है। तीसरे नंबर पे देखेंगे आचार्य पाराशर है। पाराशर के अकॉर्डिंग जो है गर्भ में सर्वप्रथम नाभि की उत्पत्ति हो रही है। नाभि में अम्बलिकस की उत्पत्ति हो रही है। और चौथे नंबर पे एक आचार्य मार्कंडेय। तो मार्कंडेय के अनुसार जो गर्भ में सर्वप्रथम उत्पन्न हो रहा है वो है हाथ और पैर, हस्त और पाद। यहाँ पर हाथ को हस्त बोलते हैं, पैर को पाद बोलते हैं। तो हस्त और पाद या हाथ पैर की उत्पत्ति सर्वप्रथम हो रही है गर्भ में, ये अकॉर्डिंग टू मार्कंडेय। फिर फिफ्थ नंबर पे देखेंगे सुबुति गौतम है। उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग है कि उन्होंने कहा कि जो थोरेसिक रीजन, एब्डामिन रीजन होता है, अर्थात उसको हम लोग मध्य शरीर बोलते हैं आयुर्वेद में, तो मध्य शरीर की उत्पत्ति हो रही है अकॉर्डिंग टू सुबुति गौतम। फिर देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पे आचार्य धन्वंतरी जी हैं। उन्होंने पुनः जैसा कि चरक के मत में, चरक संहिता में धन्वंतरी जी ने अपना मत दिया था, उसी तरह से सुश्रुत संहिता में जो धन्वंतरी जी हैं उन्होंने भी यही कहा, एक साथ सर्वांग अर्थात सभी अंग जो प्रत्यंग होते हैं एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो धन्वंतरी जी का मत है ये सर्वोपरि है। तो इसी बात को यहाँ चरक में भी धन्वंतरी का जो मत सर्वोपरि था और सुश्रुत में भी धन्वंतरी जी का मत सर्वोपरि है। कहीं कहीं एक साथ सभी अंग प्रत्यंग उत्पन्न होते हैं, अलग अलग उत्पन्न नहीं होते हैं कि सर्वप्रथम सिर उत्पन्न हुआ, सर्वप्रथम हृदय उत्पन्न हुआ। तो ये मत भिन्नता पाई जाती है। अब देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट और दिया है कि भाव मिश्र। तो भाव मिश्र किसके लेखक हैं? भाव प्रकाश के लेखक है। भाव प्रकाश में भी कुछ गर्भ के अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति बताई गई है। तो उन्होंने बताया कि महर्षि सुश्रुत का उन्होंने वर्णन किया है। तो महर्षि सुश्रुत संहिता में जो भी आचार्य थे उन्हीं का वर्णन उन्होंने किया है। अब आइए कि अगर हम लोगों ने बात कर लिया है कि विभिन्न आचार्यों के मतानुसार गर्भ में सर्वप्रथम अंग प्रत्यंग उत्पत्ति की बात किया है, तो बात तो कर लिया, किस तरह से उसको याद किया जाए ये बहुत बड़ा विषय है। तो इसको हम लोग याद करने का छोटे छोटे ट्रिक्स देखेंगे, क्या क्या चीजें हैं। तो देखेंगे यहाँ पर चरक के अकॉर्डिंग जो भी 7-8 नाम है उसको किस तरह से याद करेंगे। तो देखेंगे पहला नाम है कुमार शिरा भारद्वाज। कुछ पॉइंट्स को हम लोग टिक कर लेंगे, उसको आपस में कोरिलेट करेंगे। देखेंगे यहाँ पर शिरा है, शिरा का शिर मतलब सिर, यहाँ कुमार शिरा भारद्वाज, कुमार का सिर, इसको कह सकते हैं कुमार का सिर। और देखेंगे यहाँ पर काका है हृदय। तो कहते हैं ना कि जो बच्चों के दादा होते हैं, काका होते हैं, बहुत ही दयालु होते हैं, उनके लिए जो भी मांगते हैं उसको देते हैं। तो काका का हृदय बहुत ही दयालु होता है। तो काका का हृदय, इसको देखेंगे काका का हृदय के नाम से टैग बना लेंगे, काका का हृदय। कुमार का सिर, इसको देखेंगे कुमार का सिर, काका का हृदय। फिर थर्ड नंबर पे आएंगे भद्र काव्य। इसको देखते हैं कि इन्होंने क्या माना, सर्वप्रथम नाभि की उत्पत्ति मानी है। तो देखेंगे यहाँ नाभि की उत्पत्ति मान रहे हैं भद्र काव्य। तो हम यहाँ पर 2 शब्द है, भद्र और काव्य। तो भद्र शब्द जो काव्य शब्द है, काव्य का मीनिंग हम लोग क्या देखते हैं, कूपी, कीप। तो इसको हम लोग बोलते हैं कूपी। काव्य मतलब हम लोग लेंगे कूपी। तो हम लोग देखते हैं कि जब किसी को अगर किसी तेल या किसी लिक्विड पार्ट को किसी कंटेनर में रखना पड़ता है तो कूपी कुछ इस तरह से होती है,
कुपी कुछ इस तरह से होती है और इसका ओपनिंग होता है। ये एक तरह से क्या माना है सर्वप्रथम, नाभि माना है। तो इस कीप का जो एक पतला वाला सिरा होता है, मान के चलते कि नाभि में ये डालता है। तो ये नाभि में इसका कीप का या कुपी का ये वाला पार्ट होता है भद्र काव्य, अर्थात भद्र काव्य का कुपी, कुपी नाभि में अटैच होता है। भद्र काव्य अर्थात कुपी, कुपी नाभि में अटैच होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 4th नंबर पे देखेंगे भद्र शौनक। तो यहाँ पर हम शब्द है भद्र शब्द को ध्यान देंगे। भद्र काव्य का काव्य टर्म को ध्यान देंगे। काव्य मतलब कुपी, कुपी का जो पॉइंटेड पार्ट है वो कहाँ पर पॉइंट होता है, नाभि में, अम्बिकस में। और भद्र शौनक का भद्र शब्द देखेंगे। तो भद्र शब्द का क्या मतलब है, भद्र मतलब भद्दा। भद्र का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग सिंपली हम लोग समझ लेंगे भद्दा, भद्दा, भद्दा को हम लोग कहते हैं गंदा है वो, गंदा। तो गंदा क्या है, तो उन्होंने कहा भद्र शौनक, पक्वाशय और गुद। तो हम लोग को पता होता है कि पक्वाशय और गुद में क्या स्थान होता है, किसका स्थान है, मल का स्थान है। तो मल जो है गंदा होता है, भद्दा होता है, इसलिए देखेंगे कि भद्र, भद्र मीन्स गंदा, इसको देखेंगे गंदा। और गंदा क्या है, ये है तो पक्वाशय और गुद है। पक्वाशय और गुद क्या है, में क्या होता है, पुरुष होता है, पुरुष, पुरुष अर्थात मल, मल गंदा होता है, जो कि भद्र काव्य से कोरिलेट करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे देखेंगे 5th नंबर पे बडिस। तो बडिस का मतलब बॉक मतलब बांधा, क्या बांधे, हाथ पैर को बांधा। बडिस मतलब बांधा, तो बडिस का मतलब बांधा। तो बडिस का मतलब क्या है, ब से बडिस, ब से बांधा, क्या बांधा, हाथ पैर को बांधा, हाथ पैर को बांध दिया। किसने बांधा, बडिस ने। ब से बडिस, ब से बांधा, तो क्या बांधा, हाथ पैर को बांधा। हाथ पे जैसे किसी बच्चे को डराना होता है तो सबसे पहले उसके हाथ पैर को बांध देते हैं, फिर कहते हैं तुम्हें बहुत मार मारेंगे। इसलिए देखेंगे बडिस का बांधा, क्या बांधा, हाथ पैर, ठीक है, याद हो जाएगा। 6 नंबर पे देखेंगे हम लोग कि वैदेह जनक। वैदेह जनक, तो उन्होंने कहा कि वैदेह जनक थे, उन्होंने कहा इसको याद करने की, डायरेक्ट याद करने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि इंद्रियां, वैदेह जनक की इंद्रियां, तो ये याद हो सकता है क्योंकि इसको हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर और लगभग सबको हम लोगों ने इंडिकेट या कोरिलेट कर दिया है। बट वैदेह जनक की इंद्रियां, वैदेह जनक की इंद्रियां जो है डायरेक्ट हम लोग कोरिलेट कर लेंगे। फिर देखेंगे मरीच काश्यप। मरीच काश्यप ने तो कुछ कहा ही नहीं है, उन्होंने हाथ अपने खड़ा कर दिए। मरीच काश्यप ने कहा कि ये विचार करने योग्य नहीं है। हो सकता है उनको कुछ ना आ रहा हो, लेकिन याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिया। मीन्स कहा कि ये विचार करने योग्य नहीं विषय है। तो अविचार विषय मरीच काश्यप ने अपने हाथ खड़े कर दिए, कह दिया कि इस पे कोई विचार नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं मरीच काश्यप का अविचार विषय हो गया। फिर धन्वंतरी जी ने कहा, चाहे सो चरक के मत में धन्वंतरी जी हो, चाहे सुश्रुत संहिता में धन्वंतरी जी हो, दोनों ने एक ही बात मानी है कि सर्वप्रथम जो है सभी अंग प्रत्यंग एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से चरक संहिता में देखा कि कुमार का सिर, काका का हृदय, भद्र काव्य, काव्य में कुपी, कुपी कहाँ लगाते हैं, नाभि के पॉइंटेड पार्ट पे लगाएंगे। तो वहाँ पर कुपी का पॉइंटेड पार्ट नाभि पे अटैच होगा, उसमें क्या भरेंगे, तो उस पर देखेंगे। फिर देखेंगे कि भद्र शौनक, भद्र शौनक का भद्र शब्द देखेंगे, उस भद्र में होता है गंदा, गंदा का मतलब क्या था, पक्वाशय गुद में पुरुष होता है, तो पक्वाशय गुद, भद्र शौनक में पक्वाशय गुद मानना था, पक्वाशय गुद में मल होता है, पुरुष होता है। फिर देखेंगे बडिस, बडिस ने बांधा, क्या बांधा, हाथ पैर को बांधते हैं, उसके बाद बच्चों को डराते हैं। उसके बाद देखेंगे वैदेह जनक, वैदेह जनक ने कोई विशेष नहीं कहा, उन्होंने कहा इंद्रिय की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। मरीच काश्यप ने कहा कि ये अविचार विषय है, तो मरीच काश्यप ने क्या कहा कि ये हाथ उन्होंने अपने खड़ा कर लिए, मीन्स कह दिए कि वो हमारे विचार के विषय नहीं है, मीन्स हम इस पर कोई विचार नहीं दे सकते, इसलिए कहा अविचार विषय। धन्वंतरी जी ने कहा कि सभी एक साथ उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हम इसको याद कर लेते हैं कि ये चरक के कार्य। आइए सुश्रुत के मत को किस तरह से याद करते हैं। शौनक का शिर, तो यहाँ देखेंगे श से शौनक, श से शिर, तो यहाँ देखेंगे श से शौनक, श से शिर, ठीक है, शौनक और शिर। तो शौनक का शिर देखेंगे। कृतवीर्य, कृतवीर्य, तो वीर्य जो होता है, वीर्य की बात करेंगे तो वीर्य कहाँ पर उपस्थित होता है, हृदय में। वीर्य जो होता है वो हृदय में उत्पत्ति होता है, उत्पन्न होता है। तो वीर्य को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तरह से ओज भी कह सकते हैं कि जो इसका सार भाग होता है, सभी धातुओं का सार अर्थात वीर्य या ओज, इस लोग कहते हैं कि ये ओज है या वीर्य कहाँ रहता है, हृदय में रहता है, ठीक है। और देखेंगे पाराशर,
तो पाराशर की बात करेंगे, यहाँ पारा, यहाँ शब्द है पारा। पारा, पारा को हम लोग क्या देख रहे थे, और पाराशर के अकॉर्डिंग नाभि है, तो किसके अकॉर्डिंग नाभि और था, तो यहाँ देखेंगे भद्र काव्य, भद्र काव्य के हिसाब से भी नाभि था, ठीक है, उन्होंने भी नाभि माना है। इसका मतलब जो कूपी था, भद्र काव्य अर्थात कूपी को अम्लिकस में डाला, अम्लिकस पे लगाया, वहां पर क्या डाला, पारा डाला, यहाँ पर पारा, पारा जाएगा तो कहाँ जाएगा, नाभि में जाएगा, पारा जाएगा तो नाभि में जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये कूपी हो गया, पारा मीन्स पाराशर हो गया, दोनों ने क्या माना, नाभि माना है। तो इस तरह से हम लोग का याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मार्कंडे। मार्कंडे, तो मार्कंडे का मार्कंडे से मारा, मारा, मार्कंडे मतलब मारा। तो हम लोगों ने देखा कि हाथ पैर किसने बांधा था, तो ये बडिस ने हाथ पैर बांधा था, बडिस ने हाथ पैर बांधा, बट मार्कंडे ने मारा। बडिस ने हाथ पैर को बांधा और मार्कंडे ने मारा। मारा मीन्स बडिस और मार्कंडे चरक के हिसाब से, जो बडिस थे वो उसके हिसाब से हाथ पैर की उत्पत्ति हो रही थी, सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है मार्कंडे जो है उनके हिसाब से हाथ पैर की उत्पत्ति हो रही है। तो हम लोग उसको याद कैसे करेंगे, बडिस ने बांधा, मार्कंडे ने मारा, बडिस ने हाथ पैर बांधा, फिर मार्कंडे ने मारा, इस तरह से याद हो जाता है। फिर देखेंगे सुभूति गौतम। सुभूति गौतम के हिसाब से मध्य शरीर अर्थात थोरैक्स और एब्डोमेन की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। फिर एक देखो लास्ट पॉइंट है जो कि हम लोग को सर्वविदित है कि चाहे चरक के अकॉर्डिंग धन्वंतरी हो, चाहे सुश्रुत में धन्वंतरी हो, दोनों लोगों ने क्या कहा, दोनों संहिताओं में धन्वंतरी जी ने एक ही मत दिया कि एक साथ सर्वांग की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ही सुचारू रूप से हम लोगों ने इसको याद कर लिया, और याद कर लिया है तो इसको हम लोग बंद करते हैं। धन्यवाद।